अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे इस हुकूमत और पार्लियामेंट की कारकर्दगी के हवाले से। इस पार्लियामेंट को इलेक्शन को हुए 2.5 महीने हो चुके हैं, जबकि हुकूमत को कायम हुए 1.5 माह हो चुका है, लेकिन पार्लियामेंट में अभी तक कोई उस अंदाज के अंदर कानून साजी या जो पार्लियामेंट का काम होता है वो स्टार्ट नहीं हो सका। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि अभी तक पार्लियामेंट के अंदर कायमा कमेटियाँ कायम नहीं हो सकी। और दूसरा अहम मामला जो है कि पार्लियामेंट के अंदर चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों इस वक्त या मरकज़ में हम कौमी असम्बली या सेनेट देखें, इसमें मुसलसल एहतजाज चल रहा है और जो स्मूथ एक पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही। टकराव की सियासत जो है वक्त के साथ साथ इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। तो इसके असरात क्या होंगे मुल्क के जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से भी, और फिर जो सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास से खिताब किया और इस खिताब के कुछ मंदरजात, और फिर इस खिताब के दौरान तीनों सर्विसेज चीफ की अदम हाज़िरी जो है इसके ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। तो ये मामलात होंगे जिसमें हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ती हुई सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादर खान मंदोगेल साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लुक़ है, और हाफिज़ फ़रहत अब्बास साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मंदोगेल साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि आप जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल है जो काफ़ी हमें कशीदा दिखाई दे रही है, अगरचे पार्लिमानी साल का बाकायदा आगाज़ भी सदर मुमलिकत ने अपने खिताब से कर दिया, लेकिन ऐवान में वो माहौल अभी नहीं नज़र आ रहा, ना ही कायमा कमेटियाँ बनी हैं कि जिससे बाकायदा तौर के ऊपर जो कानून साजी का काम होता है, पार्लियामेंट का पॉलिसी साजी, कानून साजी, वो शुरू हो सके। तो आप ये इस वक्त तक की सूरत हाल को देखते हुए क्या समझ रहे हैं कि ये इस पार्लिमान का जो फ्यूचर है या आगे चलने वाली जो कार्रवाई है वो किस अंदाज की होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप असम्बली की बात कर ले तो ये असम्बली में इसी तरह अफरा तफरी पिछले कई अरसे से ये चलती आ रही है और ये होती रहेगी। यकीनन जहाँ अपोजिशन होगा वहाँ पे शोर शराबा भी होगा। और पिछली असम्बली में जहाँ पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त तो पीटीआई बाइकाट कर दिए या इस्तीफे दे दिया। वहाँ जो 5-6 जो जेडीए के लोग बैठे हुए थे वो भी इस तरह शोर मचाना चाहते थे। तो 4-5 लोग होते हुए भी इस वक्त तो ये 92 प्लस है, तो यकीनन इनकी एक आवाज़ भी है, शोर-शराबा भी करेंगे। और कल मैं खुद मौजूद था सदर पाकिस्तान का जब खिताब था पार्लियामेंट में, तो ये जो असली मामूल शोर-शराबा था वो तो चल रहा था। और गो कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ज़्यादा हंगामा ख़ेज़ होगा, नहीं वो थक गए, कुछ नारे लगा लिए, फिर खामोश हो गए। लेकिन वो जमशेद दस्ती साहब और दूसरे जो इकबाल खान साहब या उन्होंने कोई गाली गलौज की है उसका तो आपको पता है कि स्पीकर ने आज उनकी मेंबरशिप प्रेजेंट सेशन के लिए सस्पेंड की थी। और बिल्कुल ठीक है, पिछले असम्बली में मेरी भी एक दिन के लिए सस्पेंड की थी असद कैसर साहब ने। तो ये तो एक रूटीन की कार्रवाई है और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि अपोजिशन खामोश रहेगी, अगर अपोजिशन खामोश रहेगी तो फिर अपोजिशन थोड़ी कहलाएगी। तो ये शोर-शराबा, हंगामा, ये सारी चीज़ तो होगी। लेकिन अगला मैं सवाल आपके सामने ये रख रहा हूँ आपके सवाल के बाद कि क्या इसी तरह 5 साल होता रहेगा? क्या पीटीआई वालों ने कोई कानून साज़ी नहीं करनी है? क्या पीटीआई वालों ने जो अपने लोगों से वोट लिए, अपने हलकों में जहाँ-जहाँ एमपी, एमएनए जीते हैं, तो क्या उन लोगों ने इसलिए वोट दिए कि आप यहाँ गाली-गलौज करो, शोर-शराबा करो, या कोई हल्के के या पाकिस्तान के लिए कोई कंक्रीट कोई किरदार अदा करे? तो कंक्रीट किरदार तो यकीनन इस तरह माहौल में तो नहीं हो सकेगा। स्पीकर के लिए क्या मसला है? वो ज़्यादा शोर-शराबा करेगा, बोले एडजर्न, बोलो भाई प्रोवोक कर देगा, इजलास खत्म कर देगा, तो फिर क्या होगा? लेकिन ये जो पलट के वापस अपने लॉजेस में जाएँगे, घरों में जाएँगे या अपने हलकों में जाएँगे, तो वहाँ क्या बताएँगे उनको? कि जी हमने शोर-शराबा कर दिए, हमारी मेंबरशिप सस्पेंड हो गई है, लिहाज़ा हमने अपना किरदार अदा कर दिया। तो इसको तो नहीं कहते हैं किरदार, ये सोचना पड़ेगा अपोज़िशन को। ये फ़रज़ साहब से भी इस मामले में पूछेंगे। एक छोटा सा और मुझे ये बताते चलें कि कायमा कमेटियों के क़याम में आप समझते हैं ताख़ीर हुई है या इतना ही टाइम लगता है और हो जाएंगी जल्द कायम? असल में उसकी वजह ये है, टाइम तो इस वजह से उसका लग रहा है और कायमा कमेटियों का, क्योंकि कल ही या आज मैं देख रहा था कि पीटीआई ने नाम दिए है, शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिए है पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए और बाकी भी दिए है। तो आज उन्होंने नाम दिए है, लेकिन चूंकि वो जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक
वो जो मामला चल रहा है इस वक्त भी कोर्ट में ज़ेरे वो है पेंडिंग इल्तवा है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में वो हो रहे हैं और नहीं होना चाहिए। आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जितने जल्द से जल्द जो ये कायमा कमेटियाँ बनेगी, इतने जल्द से जल्द जो है ना कानून साज़ी होगी और मैं आगे भी नहीं समझ रहा हूँ कि कानून साज़ी इस माहौल में हो सकेगी। हुँ, आप देख रहे हैं जहाँ गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो एक करारदाद आई है और पीटीआई वालों ने उसकी मुखालफत की है। हुँ, तो हुँ, स्पीकर साहब ने दोबारा रिपीट किया है कि भाई ये फ़लस्तीन के हवाले से है, तो उसके बाद फिर खामोश रहे। तो यानी जो फ़लस्तीन गज़ा के जो हवाले से भी करारदाद है, उसकी भी वो मुखालफत वो करेंगे। ज़्यादा यानी गो शिद्दत ये जज़्बात में चले गए ना जो जिस रूटीन में चल रहे होते हैं। ज़रा फ़रज़ साहब हाँ, आप वो हाँ। घर से आए कि हमने ना करना है, तो जब ना करनी है तो फिर वो मैं फ़लस्तीन के समझ प्रति शोर-शराबे मोहब्बत में होगी। समझ भी नहीं आती। फिर हाफ़िज़ साहब ये मामला जो है कि आप समझते हैं कि पार्लियामान जितना भी अरसा होगी हम 2002 से कम से कम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर रही है, हुकूमतें तो कोई नहीं कर रही इन तीनों चारों पार्लियामेंट के अंदर। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस अंदाज़ के अंदर ये काम चल रहा है तो ये जो बिज़नेस होता है पार्लियामानी वो चल सकेगा? पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी या हुकूमतें चल सकेंगी या नहीं चल सकेंगी? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी। जी खालिद जमील साहब, आपने बात की। पहले कादिर मंदू खेल साहब जो बात कर रहे थे, मैं ज़रा उसका जवाब देना चाहता हूँ। एक तो गालम गलोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। मगर जो हमारे हलकों से हमें वोटर्स ने वोट दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि फार्म 47 पे कोई मैंडेट चोरी करके वहाँ बैठा हो और हम चुप करके वहाँ बैठें। जो जिन सीटों पे हमारे साथियों का, दोस्तों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, उस पर कोई गासिब फार्म 47 के बलबूते पे बैठ जाए और हम चुप करके वहाँ हाथ पे हाथ धर के पार्लियामेंट में अच्छे बच्चे बन के बैठे, ये नहीं हो सकता। हम जब तक हमारी जद्दोजहद है, ये जो डाका डला है अवामी मैंडेट पे, जब तक हम उसको वापस नहीं लेते हम स्टैंड लेंगे। खुदा दूसरी बात, सर आप इस 2.5 महीने को हो गए हैं, अभी तक रिकाउंटिंग कराते रहते हैं। ये कौन सा निज़ाम चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही? रिकाउंटिंग करा के जनरल इलेक्शन में पता चलता है पूरे हलके में 4000 वोट आपका रिजेक्ट हुआ है। कौमी असम्बली का बिलाल इजाज़ में 5000 हुआ था, बाद में जब रिकाउंटिंग होती है 6000 एक्स्ट्रा निकल आता है रिजेक्टेड वोट। किसको पता नहीं है कि ये थैले किनके पास थे और कौन डबल स्टैंपिंग कर रहा था। इस तरह राना फराज नून साहब जो हमारे लोधरा से हैं, वहाँ आप कांजू साहब को जितवाने के लिए वोट फिर देखते हैं कि डबल स्टैंपिंग हुई हुई है। तो ये तो निज़ाम की एक मुंह बोलता सबूत है निज़ाम की बोसीदगी का, और इस निज़ाम को, ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। वो इलेक्शन जब ट्रिब्यूनल से इनने आपको वो रिलीफ मिल जीतू भी के गया, गलतियां की थी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मेरे ख्याल ठीक भी कर दिया, आपको सीटें वापस दे नहीं दी सर, हैं। सर वो तो देखे ना, गलतियां नहीं की थी, ब्रॉड डे लाइट रॉबरी की थी। वो हाई कोर्ट से के जो मोजिज जज साहिबान थे उधर से वापस हो गया। मगर ये तो अभी आटे में नमक के बराबर है। जो तकरीबन 180 सीटों पे हमारे लोगों के साथ फार्म 47 चोरी किया गया है। अभी लाहौर में अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, मैं कैंपेन पे हूँ, आपने आज बुलाया तो मैं आ गया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, मुझे ये बताएं कि कौन सा ज़िमनी इलेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप अपनी कारकर्दगी बजाय पुलिस के बलबूते पे, पुलिस की बदमाशी पे इलेक्शन लड़े हो। जिधर हम जलसा करके निकलते हैं पता चलता है पुलिस पहुंच गई है, जिधर हम कॉर्नर मीटिंग करके निकलते हैं पुलिस पहुंच जाती है। और ये कैसा जमहूरी, आप हमें कह रहे हैं कि हाँ ये जमहूरी निज़ाम चलेगा? खालिद साहब आप मुझे बताएं कौन सा जमहूरी निज़ाम है जमहूरियत में आप इलेक्शन में लड़ रहे हो, और कौन सा जमहूरियत निज़ाम कहता है कि आप आमराना सोच की अक्कासी करते हुए दफ़ा 144 लगा दें? कभी आपने सुना है, कभी देखा है? ये आमरीत से भी एक स्टेप आगे जा चुके हैं। 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो खातून हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी माऊ से एजिड हैं, उनको अपने अंदर डाला हुआ है। सिर्फ एक ही बात, बस कर दें यार, इनफ इज इनफ। अच्छा अब आए, अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे चलना देखना चाहते हैं तो कमेटी बनाएं। हमने तो आपको कहा खैबर पख्तूनख्वा के जो से मर्जी 10 हल्के आप कहते हैं हम खोल देते हैं, आप चेक करवा लें। अगर हम वहाँ दांध लिया है री इलेक्शन करवा लें, या आप सीट ले लें वापस। अगर वहाँ दांध लिया 10 हल्के बता दें, हम पंजाब के आपको 20 हल्के बता सकते हैं जहाँ ये तमाशा हुआ है। अच्छा चले, ये मंदो खेल साहब आपकी तरफ से भी पीस पार्टी अक्सर ये कहा करती है कि बैठ के बात की जा सकती है। अभी फ़रज़ साहब भी ये कह रहे हैं कि एक पार्लिमानी कमेटी अगर बना लें और जो भी हलकों पे जिसके ऊपर एतराज़ है सारे अपने अपने आइडियाज़ ले आएँ, वहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला चलते रहेंगे साथ साथ। एक तो ये तजवीज़ है, इसके ऊपर भी आप कमेंट कर लीजिएगा। और दूसरा ये जॉइंट सेशन इस एतबार से बड़ा अहम होता है, सदर मुमलिकत का खिताब रियासत के सरबराह होते हैं, वो आइनी सरबराह हैं और वो पार्लिमान को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं अपनी, उनकी सियासी बसीरत जो होती है उसके मुताबिक
कि आपको एक साल के अंदर हुकूमत को, पार्लिमान को, इदारों को क्या करना चाहिए, चैलेंजेस क्या हैं। ऐसे मौक़ों के ऊपर हमने नहीं देखा कभी कि सर्विसेज चीफ जो है वो पार्लियामेंट में ना आए हों। तो ये आप इसको गैर मामूली समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि शायद उनकी मसरूफियात होंगी, नज़रअंदाज हो गया, या जो हुआ ठीक हुआ? मेरा ज़ाती ये ख्याल आपने ये मुझसे है, पूछा है कि मैं मंदोखेल साहब से? मैं मधुखेल साहब जवाब दे दें, फिर आप भी फरज साहब इस पर कमेंट कीजिएगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझ रहा हूँ, मैं एक अदना सरोकर हूँ पीपल्स पार्टी का। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद इनकी गाली गलौच और सारी बदतमीज़ियों को देख के सर्विसेज चीफ नहीं आया है, क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह तरबियत इन्हें लोगों को दी है, उसे तो कोई महफूज नहीं है। तो इस शायद मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि शायद इस वजह से उन्होंने किया है। देखिए, सदर पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि 7वीं मरतबा उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किए और पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा सिविलियन सदर जो है ना का एजाज़ आसिफ अली जरदारी साहब को मिल चुका है। तो मेरे ख्याल में इनकी वजह क्या, लेकिन मैं कल खुद मौजूद था, जो नारेबाजी ये कर रहे थे, वो नारेबाजी भी थक गए। कुछ लोग तो उनके पीछे खामोश खड़े थे और कुछ आगे नारे लगा रहे थे, वो भी कुछ देर में थक गए। सिवाय जमशेद दोस्ती और इकबाल अहमद खान साहब की, जो वहाँ पे थोड़ी सी गाली गलौज कर रहे थे उसमें। तो सवाल ये कि इन सारी चीज़ों का फर्ज साहब जो फरमा रहे हैं, पाकिस्तान का ये भूल जाएंगे कि धांधली किसे कहते हैं, जहाँ मेरे हल्के NA 242 कराची में हुआ है। मुझे इलेक्शन से पहले बताया गया है फैसल वाडा साहब ने कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती है, ये मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। मैं बड़ा हैरान था, मुझे अपने लोग बता रहे थे कि भाई थोड़ा सा आप जाग जाओ, ये सीट जो है ना आपकी मुस्तफा कमाल को दी। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं है, सबको पता है ये सीट मुस्तफा कमाल को दी जा रही, कैसे देंगे। 70% पश्तून एरिया है यहाँ पे, फिर उर्दू स्पीकिंग है कुछ 10-15%, कच्ची है, फिर दूसरे लोग हैं, तो यहाँ अक्सरियत हमारे साथ है। पूरा का पूरा टाउन, सारे के सारे यूनियन कौंसिल हमारी जीते हुए, तो कैसे आएगा वो मुस्तफा कमाल जिसने 259 लोगों को जिंदा जलाया, मजदूरों को, और खुद माना कि हाँ जी हमारे लोग हैं। वो आदमी जो महाजरों को गालियां दे रहा था, वो जो अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द कर रहे थे, कैसे जीतेंगे। मगर इलेक्शन वाले दिन आपने देखा जिस तरह वो बैलेट बॉक्स के जरिए जबरदस्ती डाल लेते, और आज तक इलेक्शन कमीशन में, वो मेरी कल भी इलेक्शन कमीशन में वहां पे पेशी की, मुझे तो बार बार पिछले 2.5 महीने से बुला रहे हैं, मगर मैंने कहा जनाब मैंने जो सबूत दिए है, बैलेट पेपर 25 से 30 हजार इस वक्त भी मेरे पास पड़े हुए, तो ये बैलेट पेपर किसने दिए है, कहां से आ गए। आपके 7 करोड़ बैलेट पेपर है, पाकिस्तान के वोटर्स है, आपने 26 करोड़ छाप लिए, तो ये इनको बेचने के लिए आपने छापे। मंदोखेल सर, यही वो मसाइल हैं जो हर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को होते हैं, जिसकी वजह से अब जावेद लतीफ़ साहब भी, राना सनाउल्लाह साहब भी, खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी जो इजहार कर रहे हैं, वो इसी किस्म की बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं या PTI कर रही है। तो वो हाथ पीछे सारे जाके वो 1-2 ही हैं जो सारा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो फरज साहब ने जो तजवीज़ दी है कि अच्छा ठीक है कोई पार्लिमानी कमेटी बनाएं और बैठें, उसके ऊपर कोई लायामल बनाएं, उस तरफ समझते हैं कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। देखिए मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ। अच्छा, वो आपकी तजवीज़ पे अगर मंदोखेल साहब कमेंट कर लें तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके पास आप ही की तजवीज़ थी, वो ज़रा उससे ले लेते हैं, फिर आप आ जाइएगा फरज साहब। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम तो हर बात कहते हैं, पिछली मरतबा जब RTS सिस्टम बिठा के इनको बिठा दिया है वफाक में, तो उस वक्त भी बिलावल साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाऊं तुम्हारे साथ है, और कल भी बिलावल साहब ने स्पीच की है। आसिफ अली जरदारी साहब तो वैसे मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, और फिर हुकूमत बनने से पहले खुर्शीद शाह साहब ने इनसे रब्ता किया है कि आइए, हमारी इतनी सीटें नहीं है, आप सबसे बड़ी पार्टी है, आप हुकूमत बनाए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, गैर मशरूत इनकार कर दिया। आप मुझे बता दो कि ये अगर बैठेंगे नहीं है, जो तजवीज आप दे रहे हो, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ सबसे, ये तो तजवीज ही समझ लो हमारी है, तो जब तक ये बैठेंगे नहीं है तो ये चोर दरवाजा कैसे रोक सकेंगे, नहीं रोक सके। फिर दूसरी बात फरज साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सियासी लोगों को तो कहते हैं ये चोर है, डाकू है, और जिसको गाली गलौज कर रहे हैं, जिसको ये जिम्मेदार ठहरा रहे, वहां तो ये काबीना समेत वज़ीर आला कोर कमांडर ऑफ पेशावर में इजलास कर रहे हैं, हिदायत ले रहे, ब्रीफिंग ले रहे, तो ये क्या है। ये जमहूरियत है। इस तरह आप जमहूरियत ला सकेंगे। अगर आप किसी की कंधों पे चढ़ के आप हुकूमत में आना चाहते हैं तो अल्लाह खैर सलाह। 2018 में आप आए थे,
आज आप जेलों में हो, कल फिर आ जाएंगे, इसी तरह फिर चलता रहेगा पाकिस्तान। अच्छा, ये हाफिज साहब ज़रूर इस पे भी जवाब दीजिएगा। दूसरा ये है कि जो आपकी अच्छा, तजवीज़ थी ना कमेटी वाली पार्लिमानी, तो क्या अगर हुकूमत पहल नहीं कर रही तो क्या अपोजिशन लीडर उमर गौहर अयूब साहब हैं, तो क्या वो जो है कि उमर अयूब साहब सॉरी कि वो इस पे इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वो अपने एज ए अपोजिशन लीडर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुला लें सबको कि अच्छा जनाए आए बैठे हैं, इसके ऊपर कर लें हम जी। देखिए जी, मैं आपके ना काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। पहले मैं आ जाता हूँ इसी बात पे, सर्विसेज चीफ वाली भी बात आपने की और ये वाली भी। अब मैं ज़रा पहले दूसरी बात पे आता हूँ कि कादिर मंदोखेल साहब ने बात की, मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली, मुझे रिज़ल्ट पहले बता दिया गया और वहाँ धांधली हुई। तो क्या इखलाकी तौर पे आप लोगों को ये ज़ेब देता है कि आप समझते हैं जो चोर हैं, मैंडेट चोर हैं, आप उनके साथ ही जाके बैठ गए हैं? इस वक्त MQM, ये PDM पार्ट 2, वही सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो ये तो खुद ही जवाब दे सकते हैं कि एक तरफ समझ लेंगे वो चोरी के मैंडेट पे आए हैं और उन्हीं के साथ बैठ गए हैं। मैं मंदोखेल साहब आपके क्रॉस टॉक नहीं की थी, मेरी भी सुन ले, पहले मेरी सुन ले, फिर आप गलत बयानी कर रहे हो ना। हम नहीं बैठे उनके साथ, हम नहीं बैठे उनके साथ, ना हमारा एहतियात है, ना हमारा ताल्लुक है। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ आ गए। दुनिया देख रही है, एक ही कोलेशन पार्ट आप लोगों की गवर्नमेंट है, उसमें वो MQM बैठी है, उसी में आप लोग बैठे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आप कहें कि हम नहीं बैठे हुए, खैर पाकिस्तानी कौम देख रही है, वो फैसला कर लेगी आप उनके साथ बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए। दूसरी बात सर, आपने कहा ना कि सर्विसेज चीफ इसलिए नहीं आए कि शायद वो गालम गलोच। मैं कहता हूँ कि सर्विसेज चीफ इसलिए नहीं आए कि वो समझते हैं कि ये तो जहली मैंडेट वाले हैं, ये इनके पास तो मैंडेट ही नहीं, इनकी जाके क्या बात सुने। आपने सदर साहब का कहा, उन्होंने कहा वो तो जो फॉर्म 47 पे जीत के MNAs ने वोट डाल दिया वो बन गए हैं, या MPs ने डाल दिया जो फॉर्म 47 के हैं। बेसिकली तो ये इलेक्शन ही हम समझते हैं कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। और दूसरी तरफ आप देखें, एक तरफ हमें कहा जाता है कि जब तक आपका हाउस कंप्लीट नहीं होता, आपका हाउस कंप्लीट नहीं हो रहा, KPK का सेनेट का इलेक्शन आप नहीं करवा सकते KPK का। अच्छा, तो भाई जब सेनेट का ही हाउस पूरा नहीं हुआ तो आपने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन किस तरह करा दिया? वो कहते नहीं आप ये अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कहेंगे तो शिकवा होगा। यहाँ जो निज़ाम है ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये आखिरी सांसों पे है। और ये जो आपने मुस्लिम लीग नून जो कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है पंजाब में भी और वफाक में भी, इसको जिनने जिस तरह भी बिठाया है, ये सिस्टम इस सियासी जनाजे का बोझ नहीं उठा सकेगा। ये बड़ी जल्दी ये सिस्टम गिरेगा। अच्छा, ये बता दें कि वो उमर अयूब साहब गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, जो आपकी तजवीज़ है कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव। हमने देखें, गुजारिश सुन लें, जो इस मुल्क में जमात ये समझती है धांधली हुई है, हम उनके साथ बरसरे बेकार आ गए, हम ग्राउंड पे निकल आए हैं। हमने तो कोशिश की थी कि शराफत से ये फॉर्म 45 के हिसाब से हमारे सीटें हमें दे दें, हमें एहतिजाजी मोड में ना जाना पड़े। हमने पशीन से जलसों का आगाज़ कर दिया, आप अपना हक लेने के लिए हर हद तक जाएंगे, गली कूचे बाजार जहाँ हो सकेगा हम अपना जलसा जुलूस भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी हम अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराएंगे, असम्बलीज में भी अपना रिकॉर्ड कराएंगे एहतिजाज। प्लस अवाम, आप देख लें अवामी मैंडेट किसके साथ है। ये आपकी जो होती है ना गलतियों से सबक सीखना चाहिए। अगली बात ये है कि कादिर मंदोखेल साहब बड़े माशाल्लाह सीजन और समझदार और बड़े वकील भी हैं, समझदार आदमी हैं। अभी इन्होंने कराची की बात की कि कराची में फ़लानी सीट मेरी थी और वहाँ से ये हो गया। भाई कराची तो वन वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। ये कादिर मंदोखेल साहब बता दें, वो आलमगीर खान मसूद मेरा दोस्त है, उसको लाखों से ऊपर वोट पड़ा है, आगे ले वाले सिफर उतार के आपने किसी और के साथ लगा। चले जरा एक ब्रेक ले लेते हैं हाफिज साहब। भोंडा मजाक 1947 से लेके खालिद जमील साहब आप हिस्ट्री निकाल लें, 1947 से लेके फॉर्म 47 के डाकू पहली दफा आए हैं। इस लेवल पे कभी इस तरह का हरकत नहीं हुई। ये तो मजाक बन गया असेंबली। जमहूरियत ना जमहूरियत है इस मुल्क में इस वक्त, ना क्या नाम है आपका कोई पार्लिमानी निज़ाम है। ये इस वक्त जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये आमराना निज़ाम की बाई प्रोडक्ट बैठी हुई है। हाफिज साहब छोटी सी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं तो फिर वापस आते हैं। तो आप इसी नुक्ते से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी है ये पार्लिमानी कारकर्दगी के ऊपर भी कैसे असरअंदाज हो सकती है, और फिर दीगर जो कानून साजी जो बुनियादी काम होता है पार्लिमान का और जो पॉलिसी साजी, उसके अंदर मामलात कैसे आगे बढ़ सकेंगे। और मीनवाइल जो है कि कादिर खान मंदोखेल साहब हमें इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने जाना भी है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बातचीत को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में आईपीपी के सीनियर रहनुमा और मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ फ़रज़ अब्बास साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। रोकड़ी साहब, आपको खुश आमदेद कहता हूँ और आपसे भी ये मैं सवाल पूछता हूँ। ब्रेक से पहले भी हमने ये डिस्कस किया कि जो पार्लिमान के अंदर एक सियासी तनाव की सूरत हाल है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कायमा कमेटियाँ अभी तक नहीं बन सकी। इस पार्लियामेंट को 2.5 महीने हो गए, हुकूमत को भी 1.5 माह हो चुका है। और दूसरा जो है कि सदर मुमलिकत का खिताब बड़ा अहम होता है, रियासत के सरबराह होते हैं और उसमें सर्विसेज चीफ का पार्लिमान के फोरम पे मौजूद ना होना, ये कितना अहम और संजीदा मामला हो सकता है? इसको इस तनाजुर में देखिए कि टर्किश हाई कमांड भी आए हुए थे, तो विजिट्स चल रहे होते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो स्पीच थी और प्रेसिडेंट का जो जॉइंट सेशन है, जो प्रेसिडेंट ने खिताब कर रहा था, उसके ऊपर कौन क्या बिहेवियर कर रहा है वो ज्यादा अहम है, जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए एज ए हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है या हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। एक होता है दिखाना और एक होता है हम चाह क्या रहे हैं, हमारी ख्वाहिश क्या है कि क्या हो। दूसरा, आपने कहा कि कमेटीज अभी तक नहीं बनी। मैं ये कहूंगा कि इस दफा आप ये देखेंगे कि चीजें कंट्रोल जा रही हैं और गवर्नमेंट जो है वो हैसल नहीं कर रही, ना हिस्टत में है कि हर चीज बंदर बांट, जिसको एक लफ्ज कहा जाता है, जो अमूमी तौर पे देखा जाता था कि शुरू कर दी जाए, वो एक एक चीज को पूरी प्लानिंग के साथ और दुरुस्त तरीके से लेके जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट के वज़रा ने आज हल्फ उठाया और बड़ा सोच समझ के किसके पास क्या महकमा होना चाहिए, किसको किस सीट पे होना चाहिए, एक पूरे तरीके के साथ इस तरफ जा रहे हैं जिसकी पाकिस्तान को हमेशा जरूरत थी। तो इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी पॉइंट में ये कहूंगा कि आज ये जो कल दिखाया गया वहां पे जो बाजे बजाए जा रहे हैं, सीटियां बजाई जा रही हैं, गंदे अल्फाज कहे जा रहे हैं, गालियां निकाली जा रही हैं, अब इसका क्या दलील है हमारे पास, या इसको हम कैसे अप्रिशिएट करेंगे या इसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे कि ये क्या हो रहा है? ये ज्यादा कंसर्न की बात है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि हाशिम डोगर साहब भी तहरीक इंसाफ में भी थे, आप भी, और फिर वो अलग होकर आईपीपी में गए। उन्होंने अभी एक कल परसों ही सोशल मीडिया के ऊपर एक अनाउंसमेंट की कि आईपीपी को उन्होंने कहा कि ये माजी में इस जैसा कोई नाकाम प्रोजेक्ट आज तक नहीं लॉन्च हुआ और इस प्रोजेक्ट ने बहुत से सियासी ख़ानदानों का जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद कर दिया है। तो आप ये एग्री करते हैं डोगर साहब के बयान से, या आप समझते हैं कि नहीं, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, आईपीपी वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट? नहीं, ये जो लफ्ज़ है ना प्रोजेक्ट, सबसे पहले मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। मतलब ये डोगर साहब ने किया, मैं किसी सियासी जमात को नहीं कहता ये। हाँ जी, हाशिम अदरवाइज हाशिम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा क्लास, हम एक रूममेट भी हैं, बहुत अरसा हम इकट्ठे एक ही कमरे में रहे। हाशिम उस लिहाज से देखा है कि हाशिम के फादर ही वाज अ वेरी डिग्निफाइड पार्लियामेंटेरियन से सरदार हाशिम डोगर। तो हाशिम माइट बी फीलिंग के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर वो अपनी उस सीट को बचा नहीं सका, या जो एक पॉलिटिक्स चल रही थी डैमेज हुई। हाशिम माइट बी फीलिंग दैट, और उस चीज के अंदर हाशिम ने ये चीज कही हो तो ही एक वो उसका अपना ओपिनियन है, और उस बेहतर ये है कि वो खुद आके उससे अपनी चीज को या डिफेंड करे या रिजेक्ट करे। जी अच्छा, हाफिज़ फ़रज़ साहब ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी इस वक्त ग्रुप बंदी नज़र आ रही है, बड़ी तनकीद भी हो रही है और इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जिस नौयत के आ रहे हैं वो भी बड़े संगीन नज़र आ रहे हैं। तो ये क्यों इतने मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी पार्टी में, और ये कोई उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे उस वक्त तक कि जब तक के आपके चेयरमैन बाहर नहीं आते तो ठीक हो जाएंगे, या उनके आने के बाद ही ठीक होंगे? खालिद साहब, एक तो बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं, सिर्फ इसमें एक ही ग्रुप है, वो है इमरान खान। और अगर कोई ग्रुप बंदी की तरफ जाएगा तो वो तबाही होगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, इख्तलाफ राय हो सकता है क्योंकि ये जमहूरी पार्टी है, कोई आमराना सोच वाली पार्टी नहीं है, ना इसमें कोई आप कह लें कि बादशाहत है कि एक डायनेस्टी चल रही है एक ही फैमिली की, पहले नाना, फिर वालिदा, फिर वालिद, फिर बेटा, या बाप, चाचा, कज़न और फिर बेटी। ये कोई डायनेस्टी तो है नहीं इस पार्टी में। ये इमरान खान की पार्टी है और वर्कर्स की पार्टी है, और ये इमरान खान साहब ने ही अपने हाथों से 26 साल में मेहनत करके बनाई है। तो इसलिए इसमें कोई इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, वो मुशावरत होती है, कोर कमेटी में चीज़ें आती हैं, ज़ेर बहस आती हैं, हर एक अपना नुक्ता नज़र है, उसमें हम लोग सैर हासिल गुफ्तगू करके जो फ़ैसला कर लेते हैं उसके बाद सारे उसमें यकसू होते हैं। इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में।
हाँ, ये ज़रूर है कि जो घर का सरबराह है वो जब सर पे मौजूद ना हो तो थोड़ी बहुत ही टक टक लगी रहती है। अच्छा, ये शेर अफजल मरवत साहब का एक स्टेटमेंट था। रोकड़ी साहब, मैं आप चाहूँगा आप भी इसके ऊपर कमेंट करें। जो देखिए, सियासी इख्तलाफात तो होते ही रहते हैं। जो उन्होंने सऊदी अरब को जिस अंदाज के अंदर तनकीद का निशाना बनाया रजीम चेंज ऑपरेशन के तनाजुर में, अगरचे उसकी PTI ने भी और इमरान खान ने भी उसकी वजाहत दी कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन शेर अफजल साहब ने उसके जवाब में जो अपना वजाती बयान दिया वो उससे ज़्यादा बड़ा उन्होंने कहा जी देखें कि सऊदी अरब इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट करता है और पाकिस्तान से ज़्यादा जो है कि वो अहमियत इंडिया को देते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ बरादराना तल्लुकात और बरादर मुल्क तक ही महदूद रहते हैं। तो ये इससे एग्री करते हैं आप फरज साहब? मैं फिर खुरम साहब आप भी ज़रा इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा फिर। खालिद साहब, मैं आपने अपनी बात देखिए, पहले मैं कहूँगा जी, वो ना ये खान साहब का, ना ये खान साहब का। जी जी फरज साहब प्लीज। रोकड़ी साहब मैं कर लूँ जरा। अच्छा जी, आपने अपनी बात में ही वाजे कर दिया कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, ना ये हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है। ये उनकी अपनी एक ज़ाती राय थी, उन्होंने दी और उस पर फिर उन्होंने वजाहत भी दे दी कि यार ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, मैंने अपने ज़ाती तौर पे कहा। हाँ, एक उनका एक ज़ाती नुक्ता नज़र है कि सऊदी अरब उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है, यहाँ पाकिस्तान में कम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये शेर अफजल मरवत हमारा भाई है, ये बात क्या नाम है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही करनी नहीं चाहिए थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो खान साहब एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ना, खान साहब की कैरेक्टर है तो हमेशा हमें समझाया है, तो वो एक चीज़ कहते हैं वेल लेफ्ट। हर चीज़ खेलने वाली नहीं होती, बिला वजह चीज़ों को खेलना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात है जो इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, आपको पता है ये जो अभी आपका वफ्द गया है सऊदी अरब में, ये मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलना चाह रहे थे। आप इसकी तस्दीक करवा लीजिएगा, या नून लीग को वालों किसी तर्जमान को कहें, या प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान को कहें, या CM के तर्जमान को कहें, इसकी तरदीद कर दें। वो वहाँ जाके बैठे और काजी के मुलाकात करना चाह रहे हैं, तो उन्हें मैसेज मिला कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के पास टाइम नहीं, आप जाके उम्रा कर लें, उसके बाद जब टाइम बनेगा तो आपको बुला लेंगे। एहराम बांध के उम्रे के लिए निकल गए तो मैसेज आता है जी वो बहरीन के सरबराह आए में, उनसे भी मुलाकात हो रही है, आप भी आ जाएँ, आप लोगों को भी साथ मिल लेंगे। वो एहराम बांध के उधर जा रहे थे, वापस आए, उसी हालत में उन्होंने 7.5 मिनट की मीटिंग हुई, जिसमें एक्सक्लूसिव मीटिंग नहीं थी, जिसमें बहरीन के अमीर भी बैठे हुए थे, और वो 7.5 मिनट की मीटिंग से ये वापस आ गए। बात ये है कि सऊदी अरब हमारा ब्रदर मुल्क है, मगर उसको भी पता है, उसकी भी एम्बेसी यहाँ है, उसको भी यहाँ की पब्लिक पल्स का पता है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये गैर मुंतखब, ये काबिज़ हुकूमत है, तो इसलिए उनकी उस तरह ही इज़्ज़त दुनिया में हो रही है। और दूसरा एक चीज़ यहाँ नोट कर लें, इसको भी चेक कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जमहूरियत है, आप चेक कर लें, पूरी दुनिया के वाहिद एक डेमोक्रेसी है जिसने इनको मुबारकबाद दी है। पूरी दुनिया की डेमोक्रेटिक किसी गवर्नमेंट ने इनको मुबारकबाद नहीं दी, एक नहीं दी है, क्योंकि वो इनके काफ़ी दिल के करीब है, और उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो कि खुश फाशिज्म पे चल रहा है। रोकड़ी साहब, ये इस पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या इस किस्म के मामलात पे बयान देना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 कि ये इसमें कितना वज़न है कि जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान साहब इंडिया के दौरे पर भी आए और वहाँ से चले गए, और वो ख्याल किया जा रहा था शायद पाकिस्तान में वापसी पे आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो इन चीज़ों को लेके हमें सियासी बयानात तनकीद करनी चाहिए, या इनको जैसे फ़रद कह रहे हैं हमें वेल लेफ्ट करना चाहिए, बॉल को छोड़ दें, कोई मसला नहीं? पहली चीज़ है कि बयान इंडिया वाले को वो छोड़ें, उस बयान को कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट उन्होंने की या नहीं। जो खतरनाक बयान है वो ये है कि शेर अफजल खान ने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट को निकालने में, हमें गवर्नमेंट से निकालने में सऊदीया इन्वॉल्व था, नंबर 1। फिर दूसरा बयान वो देते हैं कि 2 बेसिस जो हैं वो अमेरिका को दे दिए गए अफगानिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान में अगेंस्ट अफगानिस्तान 2 बेसिस दे दिए गए। अब ये बयान निहायत खतरनाक बयान है। अब और फिर शेर अफजल मरवत इज काइंड ऑफ अ स्पोक्समैन ऑफ अ पार्टी। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम ये अपनी जाती राय दे रहा है शेर अफजल खान, नो। आप इस मौके के ऊपर निहायत खतरनाक बयान दे रहे हैं और निहायत गलत बयान दे रहे हैं। अच्छा, जब आप जाते हैं कंपैरिजन के अंदर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को और इमरान खान को विद सऊदीया, तो सऊदीज ने नो डाउट इमरान खान को बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल दिया, और उन्होंने इमरान खान को बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मकाम दिया। लेकिन वी ऑल नो कि वो किस जगह पर जाकर खत्म हुआ, और कैसे वो मामला खत्म हुआ, और कैसे जहाज तक वापस लेने की नौबत आई। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, इस लेवल के ऊपर उसके बारे में ये बातें करना कि उसको जी 5 मिनट में ले आए, 6 मिनट में ले आए, 7 मिनट, ये ऐसी चीजें हैं जिनको ऑन एयर बोलना अपने मुल्क की सुबकी है। जबकि हम सबको मालूम है
कि सऊदिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेल विशर है, और जब भी हमें किसी भी मामले के अंदर जब हम फंसते हैं पाकिस्तान, तो हमें सबसे पहले हमारी हेल्प में सऊदिया आता है, और दूसरा मुल्क जो आपकी हेल्प में आता है वो चाइना आता है। आपको एक भी और ये चीज भी आपको ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि इमरान खान के दौर में 3 विजिट हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के चाइना में, जो तीनों विजिट्स गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने उनको नहीं बुलाया, और वो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर विजिट्स नहीं हुए। अच्छा, जब हम ये चीजें बोलते हैं या हम इन चीजों को बाहर लेके आए, तो मेरे लिए सबसे अहम होता है कि हम पाकिस्तान को, अपने मुल्क को डिग्रेड कर रहे होते हैं, और अपने प्राइम मिनिस्टर को जो भी हमारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑन एयर कहने की होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहने की नहीं होती। अगर हम पूरे चीजें खोलें तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वो आदमी है कि जिसके साथ जो भी मुल्क है, चाहे तुर्की है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे आपका चाइना है, चाहे यूएई है, चाहे आप सऊदी है, वो तमाम आर एट गुड टर्म्स विद हिम। आप इमरान खान का एक टेन्योर उठा ले 4 साल का, और 4.25 साल के बाद आपको पता चलेगा कि एक दुनिया का मुल्क नहीं है जिसका प्रीमियर या उनका वजारत खारजा का पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक बेहतर कमेंट हो। आपने रिप्रेजेंट करना होता है अपने मुल्क को, और आपने अपने मुल्क की डिग्निटी का ख्याल करना होता है, आपने अपनी जबान से लेके अपनी एक एक चीज का लिहाज करना होता है। हम कौन कौन सी चीज खोलें कि क्या क्या कुछ नहीं होता रहा, और क्या क्या मुल्क हमारे बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं उन दिनों में कहा कि पाकिस्तान किस स्टेज पे चला गया। नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान और मुल्क मुकद्दम होना चाहिए शख्सियात की बजाय। ये करूंगा जी कि शेर अफजल खान के दोनों बयानात, ये जो दोनों बयानात हैं, ये निहायत खतरनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकती कि ये अपना जाती मौकफ है शेर अफजल खान का। चलो, बहुत नहीं हो सकता कि आप इस लेवल के ऊपर को बंदा बातें करना शुरू कर दे, आप कहें जी इसकी तो अपनी मर्जी है, तो फिर आप उससे वो सीट ले लें। आपका स्पोक्स पर्सन ठीक हो गया। आपने इतना मकाम क्यों दिया हुआ है? नहीं, हमारा स्पोक्स पर्सन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रऊफ हसन साहब हैं स्पोक्स पर्सन। हाँ, वो उन्होंने पीटीआई बार बार ये कह चुकी है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारा होगा, बाज़ाब्ता मौक़िफ़ वो रऊफ हसन या कोर कमेटी जो जारी करेगी वही होगा। हमारा बहुत शुक्रिया खुरम रोकड़ी साहब, आपका भी। हाफिज़ फ़रज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। पाकिस्तान अवलियत होनी चाहिए, मुकद्दम होना चाहिए। शख्सियात सानवी होती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन मुल्क और इदारे रहते हैं। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन। तो हम कराची में जो जराइम की बढ़ती हुई शरह है और उस तेज़ी में वहाँ पे चोरी डकैती की वारदातें और इसमें कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे हम कराची और वहाँ पे बढ़ते हुए जराइम की। कराची पाकिस्तान की इकनॉमिक शहर करार दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो जराइम और इन जराइम के दौरान कीमती जानों का ज़िया का मसला है, ये नहीं हल हो पा रहा। एक तवील अरसे से मामलात ये ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और इसकी कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमें इसरार मुगेरी हमारे कराची में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो इन तमाम इशू करते हैं वो, और अहमद शनाया साहब जो सिटीज़न पुलिस लैदान कमेटीज़ जो कायम की गई थी सिंध में, उसके भी सरबराह रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इसरार, पहले आपसे ज़रा जो बुनियादी अगर हम डेटा कंपैरिजन करें पिछले साल से इस साल का, तो ये ज़रा बताइएगा कि वारदातों में कितना इजाफा हुआ और कितनी कीमती जानें जो हैं वो इस साल ज़्यादा जो है कि वो ज़ाया हो रही हैं पिछले सालों की निस्बत से, और इसकी कुछ बुनियादी वजूहात अगर हैं तो वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया खालिद साहब। सबसे पहले तो जो कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उसकी जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं। अगर इस वक्त रवां साल की बात करें तो 63 शहरी हैं जो है डकैती की मज़ामत पर जो है डाकुओं की गोलियों का निशाना बने हैं, जिनमें खवातीन भी जो है शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर 200 से ज्यादा जो शहरी हैं वो भी जो है डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए हैं। अगर पिछले साल की बात करें, अगर 2023 की, तो 2023 में ये नंबर 6 महीने नहीं बल्कि पूरे साल का था। पूरे साल में 110 शहरी जो है शहर कायद में डकैती की मज़ामत पर कत्ल हुए थे, जबकि 2024 में अभी तक हम अप्रैल में हैं और 63 शहरी जो है वो अपनी जान से गए हैं। उसके साथ साथ 200 से ज्यादा जो अफराद हैं
वो भी जख्मी हुए हैं। जो जख्मी होने वाले अफराद हैं वो भी या तो किसी का हाथ जाया होता है या फिर किसी की टांग जाया होती है, क्योंकि जब इंजर्ड होता है जो भी शहरी तो उसके बाद एक मुकम्मल माजूरी का भी सामना करना पड़ता है। अब रही बात है इसकी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी कोई भी लेने को इस वक्त तैयार नहीं है। कराची शहर में पुलिस की तमाम तदबीरें जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के हवाले से हैं वो अब तक नाकाम दिखाई देती हैं। इसकी सबसे बड़ी कराची शहर को इस वक्त जो जरूरत है वो सेफ सिटी मंसूबे की जरूरत है, जो अभी तक फाइलों की हद तक तो महदूद है, लेकिन कहीं भी अभी तक ये जो ग्राउंड रियलिटीज जो है वहां पर नजर नहीं आता। आया ये जरूर किया गया है कि कुछ थाने जो है वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग में लाए गए हैं, लेकिन कराची में कोई भी ऐसा अजला नहीं है जहां पर स्ट्रीट क्राइम जो है वो शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स निशाना नहीं बना रहे और स्ट्रीट क्राइम की शरह वहां पर ना हो। इसके साथ साथ जो खवातीन हैं, मौमर जो उमर रसीदा जो खवातीन हैं, उनको भी अब स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो निशाना बना रहे हैं। मुख्तलिफ जो खवातीन हैं उनको हिरासा करने के वाकयात भी कराची में रिपोर्ट होते हैं। 200 से ज्यादा पुलिस के स्ट्रीट क्रिमिनल से जो है मुकाबले भी हुए हैं, मुबैना मुकाबले, जिनमें 425 जो है वो डाकू जो है वो जख्मी हालत में भी गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने। लेकिन ये इतना बड़ा शहर और इतनी बड़ी आबादी के हवाले से पुलिस कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है, जिसकी जिम्मेदारी जो है ना हुकूमत ले रही है। और पुलिस का भी यही कहना है कि स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कंट्रोल होता हुआ अब तक नजर अच्छा, नहीं ये आ बताएं, रहा। एक जरा ब्रीफली से ये बता दें, फिर मैं जरा चनाया साहब से भी पूछता हूं कि जिन थानों की हदूद में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं या सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कुछ कंपोनेंट वहां पे इंस्टॉल किया गया, उससे कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? CPK के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था CPLC की जानिब से, जिसमें कुछ थाने जो कराची है जिनकी कुछ का फेज अभी भी इनकम्प्लीट है, जबकि जिनका मुकम्मल किया गया है उन थानों में यह है कि कहीं भी कोई वारदात होती है तो मॉनिटरिंग होती है उसकी, और उसमें पुलिस की जानिब से जो शाहीन फोर्स बनाई गई है वहां पर कोई रिस्पॉन्स किया जाता है, वहां पर कोशिश की जाती है, वहां यह है कि शरह कम होती है और जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनकी शनाख्त करने में भी वो जो है पुलिस को आसानी होती है। और जहां दीगर अजला में मुकम्मल इतना बड़ा शहर है जहां पर मुख्तलिफ थाना जात में ये कैमरेस नहीं लगे हुए, सेफ सिटी का मंसूबा नहीं है, वहां पर वारदात हो जाती है या फिर किसी शहरी को निशाना बना लिया जाता है, उसके बाद जो है जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आती है और उसके बाद एक पुलिस को वक्त लगता है तो किसी क्रिमिनल तक पहुंचने में। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ जाती है लेकिन क्रिमिनल्स गिरफ्तार उस पर जरा टाइम लग जाता है। मैं चनाई साहब जरा आपकी तरफ आता हूं, ये बताइएगा कि ये जो सिटीजन पुलिसिंग का निज़ाम होता है ये बड़ा दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी है बड़ा इफेक्टिव हमें मिला है, कराची में भी ये बनाया गया और इसको कितना ये फ़ाल निज़ाम है अभी, और अगर इसकी कोई बेस्ट एग्जांपल्स आपके पास हैं और अगर वो अब रेप्लिकेट नहीं हो रही तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या है कि जिस तेज़ी के साथ ये जराइम में इजाफा हो रहा है, तो ये जो सारा कंसेप्ट था इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया, अब ये कितना फ़ाल है और अगर फ़ाल नहीं है तो फिर इसमें क्यों, रीज़न्स क्या हैं, कैसे इसको फ़ाल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, CPLC का कॉन्सेप्ट ये था कि और है कि वो पुलिस के साथ मिलकर अवाम और पुलिस के साथ लियाज़न भी हो जाए और पुलिस के साथ जराइम के खात्मे के लिए काम करें। अनफॉर्चुनेटली वो ड्यू रोल शायद अब अदा नहीं किया जा रहा, जिसकी बना पर हम क्राइम में भी सर्च देख रहे हैं और हम कहीं CPLC की प्रेजेंस भी नहीं देख रहे। आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत CPLC की प्रेजेंस है। CPLC अवाम है और अवाम जो है अगर पुलिस के साथ राब्ते में रहें, उनके साथ अपना एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करें, तो फिर कोई वजह नहीं कि उस एरिया में या उस जगह पे या उस शहर में जो है वो क्राइम की वताअत हो जो आज हमें नज़र आ रही है। दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। हमने बात की सेफ सिटी कराची बनाने की। देखिए, सेफ सिटी का मॉडल जो है वो पिछले 8 साल से हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बजट पे रकम भी रखी जाती है लेकिन वो कैमराज जो हैं लग नहीं पा रहे। अब जो चूँकि क्राइम में एक सर्ज आया है तो मेरा ख्याल है हुकाम बाला जो है वो उसको सीरियसली देख रहे हैं और कई जगहों पे काम शुरू होने की इत्तलात मुझे मौजूद हैं। नंबर 2 ये कि देखिए, जो कैमरे लगे हुए हैं या जो कैमरा लगेंगे, मैंने हमेशा मुतअद्दिद बार आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे कहा है कि ये सारे कैमरे उस वक्त तक जब तक उसके बैकअप यूनिट्स ना हो कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते। देखिए, क्रिमिनल्स को जब जज़ा और खौफ का डर होगा कि वो क्राइम कर रहा है और पुलिस ऊपर पहुंच जाती हो तो फिर वो वहां से शाये होगा और आगे चला जाएगा। 2 बातें इसमें ज़्यादा अहम भी हैं। एक तो मैंने जब ये बैकअप यूनिट्स की बात की और दूसरा
कई जगहों पे ये कह चुका हूँ कि जी जिन इलाकों में क्राइम होता है उस जगह की अकाउंटेबिलिटी उसके एसएचओ को होना चाहिए, ना कि स्पेशलाइज्ड यूनिट के। देखिए स्पेशलाइज्ड यूनिट जो है वो 400, 450, 250, 300 लोगों पे महित होता है, और कराची जो है वो तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप ये 400, 500, 300 की पुलिस फोर्स के साथ, स्पेशल यूनिट्स के साथ पूरे शहर को नहीं देख सकते। जब तक इलाके की, थाने की जिम्मेदारी नहीं होगी उन क्रिमिनल्स की, जब तक मैं समझता हूं कि हमें ये सक्सेस नहीं मिलेगी। जब मैं इलाके के थाने की जिम्मेदारी की बात करता हूं तो हमारा जो एसएचओ है, हमारे थाने का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसको कहीं ना कहीं ये जरूर पता होता है कि कौन क्रिमिनल्स हैं जो उनके इलाके में क्राइम कर रहे हैं, कौन क्रिमिनल्स हैं जो ना सिर्फ उनके इलाके में रह रहे हैं बल्कि उनके इलाके से बाहर जाके क्राइम कर रहे हैं। ये एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को वसी करने की जरूरत है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है और एक्सप्लोर करके उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। आज अगर हम ये साइंटिफिक बुनियाद पे काम नहीं करेंगे तो फिर 2.5 करोड़ की आबादी का शहर, एक वक्त में 7 से 8 हजार पुलिस की फोर्स पूरे शहर में, मैं नहीं समझता कि हम इसमें कोई वंडर्स कर सकते हों, और क्राइम कमोबेश ऐसे ही चलता रहेगा। जी चिनाई साहब, इसके जो गैर फालियत या आप कह रहे हैं बजट भी होता है लेकिन कैमरे लगते नहीं हैं, तो क्या पॉलिटिकल विल की कमी है या पुलिस के अंदर जो सियासी मफादात आ जाते हैं? बहुत सा कहा जाता है जी कि इदारों के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और अपने सियासी मफादात के ताबे इदारों को चलाया जाता है, वो चीज़ें हैं या क्या वजह है कि बुनियादी मकासद जो हैं वो नहीं? जी, कराची में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। 2013-14 में जो कराची में क्राइम की मैपिंग थी, वो पॉलिटिकल भी थी, वो एथनिक भी थी, वो फिरकावारियत भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के ऑपरेशन के बाद 2015 से जो है वो बड़ा अमन अमान का सिलसिला शुरू हो गया कराची के अंदर, और कराची में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। अब जो क्राइम हो रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल बैकिंग पे हो रहा हो या किसी की पुष्पनाई उनको हासिल हो। सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि हमारे इंतज़ामी उमूर की कमी है। उस इंतज़ामी उमूर को जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम देने की ज़रूरत है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दफ़ा ये सारे लोग जो है वो इसके पीछे पड़ जाएंगे तो कोई जो हमने क्रिमिनल्स का हशर 2013-14 में किया था वो आज भी हो सकता है। आज भी स्ट्रीट क्राइम जो है वो मिनिमाइज हो सकता है। इसको साइंटिफिक बुनियादों पर स्टडी करने की ज़रूरत है। मेरी इत्तेफाक से आज ही आईजी साहब से बात हुई है और उनको मैंने कहा है कि हम बैठें और मिलकर उसका हल निकालें, एंड ही हैज़ ग्रेशियसली एक्सेप्टेड एंड एग्रीड टू इट। वो इस्लामाबाद थे, वो आज या कल में आ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की भी विल है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी विल है, और पॉलिटिकल विल भी है। कराची से ये स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को यकजा करके उसको विद इफेक्टिव फोर्स और फोकल होकर जो है उस पर काम करना है, और हम इससे निजात इंशाल्लाह पा। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फिर इसरार से भी एक सवाल करना चाहता हूँ मैं, वो ये कि हमें माजी में ये देखते थे जब आप ये CPLC के चीफ थे तो ऑलमोस्ट डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता था, तो आपकी प्रेजेंस और आपका किरदार नज़र आ रहा होता था। जो मैंने स्टार्ट में आपसे ये सवाल किया कि क्या ये अभी भी ये कमेटियाँ जो हैं ये फ़ाल हैं या गैर फ़ाल हैं, उसकी वजह यह है कि अभी भी एडिशनल IG साहब, SSP साहब या IG साहब तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये CPL का कंसेप्ट हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली नज़र ही नहीं आ रहा। तो अगर ये अभी भी कायम है या इसका वजूद है, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट क्यों नहीं इसके अंदर उस तरह से डेवलप हुआ जो एक ज़माने में था पहले? और जब तक पब्लिक इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं आएगा तो मेरा ख्याल है कि पुलिस तो अकेली शायद इतने बड़े शहर को नहीं संभाल सकेगी। देखिए, मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें होनी चाहिए, और पब्लिक पार्टिसिपेशन CPLC के थ्रू थी और बड़ी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन थी, अकाउंटेबिलिटी थी। पुलिस को भी इस बात का जो है वो एक सेंसिटाइज थे कि जी CPLC पूछेगी तो शहरी पूछेंगे। आज अगर CPLC नहीं उसमें इन्वॉल्व हो रही तो फिर शहरियों का, मैं समझता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है। आज जो भी, मुझे नहीं पता अब CPLC किसके अंडर में है। कभी कहा जाता है नया ऑर्डिनेंस बन गया और CM के अंडर में है, कभी कहते हैं नहीं अभी नया ऑर्डिनेंस इफेक्टिव नहीं हुआ और गवर्नर के अंडर में है। तो ये चीज़ को वंस फॉर ऑल तय करके इस इदारे को फाल बनाने की ज़रूरत है कि CPLC वो वाहिद इदारा है कि जिसकी एक पास्ट प्रेसिडेंट मौजूद है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए
एजेंसीज के साथ मिलकर बड़ा काम किया है, चाहे वो हीनियस क्राइम हो, चाहे छोटे क्राइम हो। आज उनकी एक्टिवेशन की ज़रूरत है और मैंने एडिशनल आईजी साहब को और आईजी साहब को ये ऑफ़र किया है कि जब हम अपने एक्सपर्टीज़ के साथ आपके साथ बैठते हैं, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब और सीएम साहब को भी जो है वो इस इदारे को मजबूत बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। और अगर ये लीडरशिप जो इस वक्त सीपीएलसी में मौजूद है वो काम को डिरेल कर रही है, तो पूरा शहर मौजूद है, पूरे शहर के लोग जो हैं वो आकर इस इदारे को संभाल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। शहरियों में इंटरेस्ट है, शहरियों में गम और गुस्सा है, वो ये समझते हैं कि कहाँ 10-12 की एवरेज थी लास्ट ईयर पर मंथ ये वारदात के दौरान जो है वो जहाँ पाक होने वालों की, आज वो एवरेज जो है वो 20 से 25 हो गई है। तो हम इस एवरेज को जब तक ठीक हम इस मामले को जब तक ठीक नहीं करेंगे, हम इस मामले पे जब तक जोर नहीं देंगे और पब्लिक का कोऑपरेशन साथ नहीं लेंगे, तो हम रोजाना इस पे बहस कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि वक्त ये जरूरत है कि उस इदारे को आज फाल बनाया जाए, इसमें जो हमारी एक्सपर्टीज मौजूद है उससे फायदा लिया जाए और नए यंगस्टर्स लाया जाए ताकि वो ये काम कर सके। वरना मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा शहर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि वो पुलिस के बस की बात नहीं है। देखिए मैं आपको इफेक्टिव बताता हूँ, इफेक्टिव ऑन अ डे, ऑन अ गिवन टाइम 6 से 7 हज़ार की पुलिस फोर्स कराची के 112 थानों में होती है और ये फोर्स कराची के 2.5 करोड़ की आवाम को देखने के लिए बिल्कुल नाकाफी नहीं है। इसमें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जी ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, ऑन ग्राउंड जो है वो निशानदही चाहिए और पब्लिक का पूरा तावन चाहिए पुलिस को ताकि उनका काम फैसिलिटेट हो सके। बिल्कुल, मैं जरा इसरार आपकी तरफ आऊँगा कि मुझे जरा ब्रीफली ये बताएं कि अभी चनाया साहब ने जिस तरह से कहा कि उनकी बातचीत हो रही थी, अभी ये नहीं समझ आ रही कि ऑर्डिनेंस जो है वो ये इदारा सीएम साहब के कंट्रोल में होगा, गवर्नर साहब के होगा, और ये इंडिकेशन दे रहा है कि कराची के अंदर जो ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के, उसकी कहीं ना कहीं निशानदेही नज़र आ रही है इस मामले के अंदर भी। तो आप ये देख रहे हैं कि इसको ये किस स्टेज पर है और कोई हल होने का इम्कान इसका है पॉलिटिकली इनके दरमियान? जी बिल्कुल। कराची में जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो है वो हमने भी देखा है कि बड़ा फुकदान है। शहरी जो है वो थानों में जाने से कतराते हैं, डरते हैं। कराची के किसी भी थाने में आप चले जाएं और वहां पर आपको मोटरसाइकिल्स के, गाड़ियों के अंबार नजर आएंगे जो रिकवर हो चुकी हैं डाकुओं से, जो शहरियों से छीनी गई हैं, जो चोरी की गई हैं, वो वहां पर थानों में मौजूद हैं। उनका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। मोटरसाइकिलों के कब्रिस्तान बने हुए हैं जो शहरी वापस लेने ही नहीं आते। उसकी वजह यह है कि पुलिस और शहरियों के बीच में जो कम्युनिटी का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। उसके अलावा जो कराची और जो शहरी हैं और पुलिस के बीच में जो राब्ते का जो फर्क है वो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। इसी तरीके से जो आप बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस भी पुलिस में जरूर मौजूद है, जिसकी बिना पर यह इदारा इस वक्त मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर पा रहा। इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं कहीं ना कहीं वही इन्फ्लुएंस है जिनकी वजह से ये इदारा मुकम्मल काम नहीं कर पा रहा। कराची के जो माशी फाइनेंशियली हब है, जहाँ के 2 अजला बहुत बड़े अहमियत के हामिल हैं, कोरंगी अजला जिसमें इंडस्ट्रीज एरिया मौजूद है, जहाँ पर लाखों की तादाद में रोज वर्कर जाते हैं, जिनमें खवातीन हो, मर्द अफराद हो, जो वहां पर अपनी रोज की जो है काम करने भी जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर। जब वहां लोगों को निशाना बनाया जाता है, लोग डरते हैं पुलिस सारा से। बिजनेस सब होता है। पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया इसरार आपका भी और अहमद चनाया साहब आपका भी। डेफिनेटली कि ये जो गैप है उसको चाहिए और पुलिसिंग के साथ साथ जो सिटीजन पुलिसिंग है उसको अगर फाल करेंगे, आवाम की पार्टिसिपेशन होगी, तो एक तो पुलिस के ऊपर बोझ कम होगा और दूसरा ऊपर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है वो आवाम की इन इश्यूज़ के ऊपर मेरा ख्याल है वो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। उसको इख्तलाफ को ख़त्म करके इसको फोकस किया जाए तो कराची के जराइम के ऊपर काबू पाया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।